हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है अरे इस पागल को खुला किसने छोड़ दिया। निहारिका के मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। तभी उसकी ननद चारू वहां पर आकर बैठ गई और अपनी भाभी का घूंघट हटाकर एक टक से उसका चेहरा देखते हुए बोली, अरे वाह, नई भाभी तो बहुत सुंदर और प्यारी है, बिल्कुल मेरी गुड़िया की तरह। मैं इनकी भी शादी करवाऊंगी, इनसे खाना बनवाऊंगी, झाड़ू लगवाऊंगी। इतना कहकर वो खिलखिलाकर बच्चों की तरह ताली बजाने लगी। निहारिका को भी ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि शादी से पहले ही उसे रजत ने बता दिया था कि आजकल उसकी बहन की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि इलाज के बाद जल्दी ही वो ठीक हो जाएगी। तभी उनमें से किसी औरत ने चिल्लाते हुए कहा, अरे इस पागल को खुला किसने छोड़ दिया, इसे कमरे में ले जाकर बंद कर दो, हमें तो इससे बहुत डर लगता है भाई। तभी निहारिका की सास शोभा वहां आई और चारू को खींचकर एक कमरे में ले गई और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। भीतर से चारू जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। यह सब देखकर तो निहारिका डर ही गई थी। लेकिन तभी चारू की आवाज़ सुनकर रजत नीचे आया और वो चारू के पास कमरे में चला गया। तब जाकर थोड़ी देर में चारू शांत हो गई। उसके बाद और भी रस्में होती रही, लेकिन निहारिका का ध्यान केवल अपनी ननद में ही अटका हुआ था। उसे चारू की हरकतें थोड़ी अजीब भी लग रही थी और लोगों ने चारू के बारे में सुनकर उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। वैसे तो और रजत ने उसे बताया था कि चारू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन मोहल्ले के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि चारू जैसी पागल लड़की कभी भी किसी की जान के साथ कभी भी खिलवाड़ कर सकती है। यह सब सुनकर निहारिका का मन बैठने लगा था। वैसे तो जब निहारिका की शादी रजत से तय हुई थी तब सब कुछ ठीक था। उसके ससुर जी भी इस दुनिया में थे। उन दोनों की सगाई और शादी के बीच साल भर का फासला था। इसी दौरान निहारिका के ससुर जी की मृत्यु हो गई। चारू इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और उसी समय से उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी बिगड़ने लगी थी। वैसे ही रजत और चारू ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था। पहली पत्नी के देहांत के बाद रजत के पिता दूसरी पत्नी के रूप में शोभा को तो ले आए, लेकिन वो कभी बच्चों की मां का धारण नहीं कर पाई। शोभा बस अपने बेटे अजय को ही ज़्यादा प्यार करती थी। अजय दूसरे शहर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। अब चारू का इलाज तो चल रहा था, लेकिन फिर भी चारू के साथ पहली बार ऐसी परिस्थिति में आमना सामना हुआ था कि निहारिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे चारू के साथ वह इस घर में कैसे रह पाएगी। रात हुई तो निहारिका को खाना खाने के बाद उसके सुहाग रात के कमरे में पहुंचा दिया गया। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। कमरे में उसके मायके से आया हुआ एसी ठंडी हवा फेंक रहा था। अपने कमरे में आकर निहारिका को थोड़ी राहत सी महसूस हुई। जून की झुलसा देने वाली गर्मी में यह ठंडी हवाएं उसे बहुत सुकून पहुंचा रही थी। उसे बहुत थकान सी महसूस हो रही थी, लेकिन अब उसे इंतजार केवल रजत के आने का था। थोड़ी देर के बाद रजत कमरे में आया, लेकिन उसके पीछे पीछे चारू भी उसके कमरे में पहुंच गई। चारू को देखकर निहारिका थोड़ी सकपका गई, लेकिन चारू झट से उसकी बगल में पलंग पर बैठ गई और बिस्तर पर सजे हुए फूलों के साथ खेलने लगी। रजत उसे समझाते हुए बोला, देखो चारू, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। मैं तो तुम्हें सुलाकर आया था, फिर तुम अपने कमरे से उठकर क्यों आई? चारू इतराते हुए बोली, भैया आपके कमरे में एसी लगा हुआ है, इसलिए सुहाग रात में मुझे भी आप दोनों के साथ यहीं सोना है। ननद की बेतुकी जिद देखकर नई दुल्हन को बड़ा गुस्सा आया। रजत निहारिका की मन स्थिति को अच्छे से समझ गया। उसने सुखचाते हुए धीरे से निहारिका से कहा, देखो तुम प्लीज चारू की बातों का बुरा मत मानना। तुम्हें तो पता है ना कि आजकल इसका इलाज चल रहा है। पापा के जाने के बाद यह गहरे सदमे में है, इसलिए ये जो भी कर रही है वह जानबूझकर नहीं कर रही है। मैं अभी इसे समझा बुझाकर दूसरे कमरे में सुला दूंगा। पति की बात सुनकर निहारिका थोड़ी अस्वस्थ हुई थी कि तभी चारू के गाल पर एक जोरकर थप्पड़ पड़ा। उस तमाचे की आवाज़ से तीनों चौंक उठे। तीनों ने नज़र उठाकर देखा तो सामने शोभा खड़ी थी। थप्पड़ पड़ते ही चारू की आंखें आंसुओं से डबडबा उठी थी। रजत हैरानी से
चीख पड़ा, यह आपने क्या किया माँ? निहारिका भी सनसी रह गई थी। शोभा तिलमिलाते हुए बोली, रजत तुम चुप रहो, कब से यह पागल आकर तुम्हें परेशान कर रही थी। नई बहू भी क्या सोचेगी, आज इसकी सुहागरात है और इस मनमुद्दी तुम दोनों के बीच में आकर बैठ गई है। इसका यही इलाज है, तुम लोग आराम करो, मैं इसे कमरे से बाहर लेकर जाती हूँ। रजत एकदम से बुखला गया था। चारू फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, नहीं, मुझे माँ के साथ नहीं जाना, माँ गंदी है, मुझे अपनी भाभी के पास ही रहना है। इतना कहकर वह किसी मासूम बच्ची की तरह निहारिका के गोद में सिमटने की कोशिश करने लगी और उसने कसकर निहारिका के मंगलसूत्र को पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर शोभा को बहुत तेज गुस्सा आया और वह उसे जबरदस्ती खींचने लगी। चारू की करुण पुकार से पूरा कमरा गूंज उठा। अब निहारिका से यह सब सहन नहीं हुआ। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बस करिए आप। चारू अगर मेरे साथ इसी कमरे में रहना चाहती है तो इसे थोड़ी देर और यहीं रहने दीजिए। शोभा के साथ रुक गए और वह गुस्से से नई बहू को घूरते हुए बोली, बहू, अभी तुम्हें पता नहीं है कि यह किस हद तक तुम्हें परेशान कर सकती है। इसे मुझे ही संभालने दो। तुम क्यों इसके लिए परेशान होती हो? अभी तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। तुम अपने पति के साथ समय बिताओ, इसे मैं देख लूँगी। इतना कहकर शोभा दोबारा से चारू को खींचने लगी। रजत मौन होकर सब देख रहा था। आज वो ये देख लेना चाहता था कि उसकी पत्नी का व्यवहार चारू के प्रति कैसा है। निहारिका अगले ही पल चारू को अपनी बाहों में समेटते हुए बोली, मम्मी जी, मैंने कहा ना कि मैं चारू को संभाल लूँगी। आप जाइए, जाकर आराम करिए, थक गई होंगी। वैसे भी इतने दिनों से चारू की जिम्मेदारी उठाते उठाते आप परेशान हो गई हैं। मैं इसे अपने तरीके से संभाल लूँगी और अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप तो घर में हैं ही। अब शोभा कुछ बोल नहीं पाई और वह उन तीनों को गुस्से से घूरते हुए कमरे से बाहर चली गई। निहारिका ने बड़े ही प्यार से चारू को पुचकारते हुए कहा, देखो चारू, माँ चली गई हैं, अब वह तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। चलो पहले ठीक से बैठ जाओ और थोड़ा सा पानी पी लो। चारू किसी छोटे बच्चे की भांति निहारिका की बात मान गई। वह शांत होकर बैठ गई। निहारिका ने उसे पानी पिलाया। फिर निहारिका ने उससे कहा, तुमने खाना खा लिया है ना? चारू के सहमति में सिर हिलाया तो निहारिका ने कहा, फिर चलो तुम आराम से लेट जाओ और सो जाओ, काफ़ी थक गई होगी ना, तुम्हें एसी कमरे में सोना है ना। चारू ने उत्साह के साथ सहमति में सिर हिलाया तो निहारिका ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके बाल में उंगलियां फेरने लगी। थोड़ी ही देर में चारू शांत होकर एक टक से निहारिका का चेहरा देखने लगी। देखते ही देखते उसे झपकी सी आने लगी। रजत गौर से उन दोनों को देख रहा था और मन ही मन बड़ा प्रसन्न था कि निहारिका ने पहले ही दिन कितनी समझदारी से चारू को संभाल लिया था। अब चारू सो गई तो रजत निहारिका का हाथ पकड़कर उसे खिड़की के पास ले गया और बड़े प्यार से उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसने उसके माथे को चूम लिया। फिर भरे गले से बोला, निहारिका, आज हमारी सुहागरात है, फिर भी तुमने मेरी बहन का कितने अच्छे से ध्यान रखा। तुम चाहती तो इसे माँ के साथ भी भेज सकती थी और मैं भी कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि आज की रात तुम्हारी थी। फिर भी तुमने जिस खूबसूरती से मेरी बहन को संभाला है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है। जानती हो, हमने कभी भी माँ को सौतेली माँ नहीं समझा, लेकिन माँ ने कभी भी हमें प्यार नहीं दिया। वो हमें हमेशा सौतेला ही समझती रही। वह सिर्फ अजय को प्यार करती है, हम दोनों को नहीं। फिर भी जब तक पापा जीवित थे तब तक ये खुलकर हमें कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन जब पापा चले गए और चारू की मानसिक स्थिति बिगड़ गई तो मेरे पीठ पीछे माँ चारू के साथ बहुत गंदा व्यवहार करती है। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाता था क्योंकि मेरे बोलने के बाद मेरी अनुपस्थिति में यह चारू को और प्रताड़ित करती। लेकिन आज तुम्हारा व्यवहार देखकर मैं अपनी बहन की तरफ से निश्चित हो गया हूँ। निहारिका ने धीरे से कहा, भले ही आज हमारी जिंदगी की एक महत्वपूर्ण रात है, लेकिन ये हमारे जीवन की आखिरी रात नहीं है। हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कल से भी कर सकते हैं, लेकिन आज चारू को संभालना ज़्यादा महत्वपूर्ण था
और देखो, अगर उसे एसी वाले कमरे में सोने की ज़्यादा इच्छा है तो उसके कमरे में भी कल एसी लगवा दो। कल से मैं खुद उसे उसके कमरे में सुलाकर अपने कमरे में आया करूँगी। आज के बाद से तुम्हें चारू की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका ध्यान रखने के लिए मैं आ गई हूँ। और देखना, जल्दी ही वह ठीक भी हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि जहाँ रिश्तों में प्यार होता है वहाँ कठिनाइयाँ वैसे भी नहीं दिख पाती है। और मैं इतने प्यार से उसकी देखभाल करूँगी कि उस पर इलाज का असर भी बहुत जल्दी से होगा। अपनी पत्नी के विचार जानने के बाद रजत को बड़ा सुकून मिल रहा था। उसने कसकर उसे अपनी मजबूत भुजाओं में भर लिया। काफ़ी देर तक वह दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते रहे, भविष्य की योजनाएं बनाते रहे। जब उन्हें नींद आने लगी तो रजत सोफे पर सो गया और निहारिका बेड पर जाकर लेट गई। अगले दिन से ही निहारिका ने चारू का खूब अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिया था। उसके प्यार भरे व्यवहार को देखकर रजत भी अब चारू की तरफ से अस्वस्थ हो गया था। धीरे धीरे चारू का उग्र स्वभाव भी शांत होता चला गया। डॉक्टर भी उसमें आए सुधार को देखकर बहुत खुश थे। साल भर के अंदर ही चारू पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। ननद और भाभी की जोड़ी को देखकर ऐसा लगता था जैसे दोनों सगी बहनें हों। रजत भी खुद को बहुत खुशनसीब मानता था कि उसे निहारिका जैसी पत्नी मिली थी। निहारिका के आ जाने के बाद अब शोभा भी चारू के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर पाती थी। जब अजय ने शहर में अपना खुद का घर खरीदा तो उसने माँ से मदद मांगी। शोभा ने भी अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी और अपने बेटे के पास रहने के लिए चली गई। 2 सालों के बाद निहारिका ने अच्छा लड़का देखकर चारू की शादी करवा दी। चारू अपने ससुराल में बहुत सुखी थी। उधर शोभा को जिस बेटे पर बड़ा गुरूर था, उसी बेटे ने अपनी माँ को वृद्धा आश्रम का रास्ता दिखा दिया। शोभा चाहती तो वह रजत से मदद मांग सकती थी, लेकिन उसने रजत और चारू के साथ ऐसा गंदा व्यवहार किया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह से रजत के सामने जाए। इसलिए वह भी अपने बुढ़ापे के दिन वृद्धा आश्रम में ही काट रही थी और इसे अपनी करनी का फल समझकर सजा भुगत रही थी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सभी अपने जीवन में बहुत 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 खुश रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।